दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर तेलुगु मूवी लेकर आया हूं, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और आज मैं स्टोरी के बारे में रिवील ना करते हुए सीधे मूवी को ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मूवी में इतनी डिटेल्स हैं कि फिर वो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत तेलंगाना स्टेट के खम्म शहर से होती है, जहां हमें रविंद्र नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि रविंद्र रात के समय एक ऑपरेशन खत्म करके वापस अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक अनजान आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वो अचानक सामने आकर रविंद्र को जान से मार देता है। इसके बाद सीन वारंगल शहर में शिफ्ट होता है, जहाँ टीवी न्यूज चैनल पर एक खबर बार बार चल रही होती है कि पिछले कुछ दिनों से इस सिटी में 8 साल की बच्चियां गायब हो रही हैं, जबकि पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाई है। अब यहाँ हमें समझाया जाता है कि ये किडनैपिंग का मामला बहुत ही बड़ा और गंभीर है। साथ ही शहर के लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये किडनैपर्स कौन हैं। खैर, अब अगले सीन में हमें केशव नाम का पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जो ट्रांसफर होने के बाद इस शहर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होता है। अब उसकी फैमिली की बात करें तो उसमें उसकी बीवी अनु, उसका ससुर राघव और उसकी बेटी बुज्जी होती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रफीक नाम के एक सब इंस्पेक्टर ने केशव की मदद इस नए घर को ढूंढने में की थी, ताकि वो आते ही उसमें शिफ्ट हो सके। इस तरह अब उस घर में आने पर रफीक ही केशव और उसकी फैमिली का वेलकम करता है। इसी बीच अनु को अंदाजा हो जाता है कि रफीक को यहाँ के इलाके और लोगों के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो रफीक से अपनी बेटी बुज्जी के बारे में बात करते हुए कहती है कि हमारी बेटी बुज्जी अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, तो क्या आप हमें यहाँ कोई अच्छा सा स्कूल सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह रफीक केशव और अनु को एक अच्छे से स्कूल के बारे में बताता है, जिसके बाद अगले ही दिन केशव और अनु अपनी बेटी को लेकर उस स्कूल में जाते हैं। अब वहाँ स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बुज्जी का एक छोटा सा टेस्ट लेकर उसका एडमिशन कर लेती है। अब एडमिशन के बाद केशव भी फौरन अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसका आज ड्यूटी पर पहला दिन होता है। तभी सब इंस्पेक्टर रफीक आकर उससे कहता है कि सर, अभी एक बच्ची के माता पिता अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो इस तरह जब केशव उनसे पूछताछ करता है तो वो पेरेंट्स बताते हैं कि सर, हमारी बेटी डांस क्लास गई थी, लेकिन उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आई। अब केशव उनसे पूछता है कि क्या आपने वहां जाकर पूछा। तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी तो क्लास खत्म होते ही निकल गई थी और इससे ज्यादा उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो ये सुनकर केशव और रफीक फौरन उस डांस क्लास में जाकर वहाँ की ओनर से पूछताछ करते हैं। तो वहाँ वापस वो टीचर उन्हें यही बताती है कि सर, वो बच्ची डांस क्लास में तो आई थी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वो वापस यहाँ से चली भी गई। केशव पूछता है कि क्या आपने इस बीच कुछ अजीब देखा था, क्या किसी आदमी को देखा जो आसपास हो। तो वो टीचर मना करते हुए कहती है कि नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। खैर, अब केशव और रफीक उस बच्ची के मोहल्ले में जाते हैं और तभी उन दोनों को वहाँ एक घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो घर में जाकर उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं। तो अब इस फुटेज में उन्हें दिखता है कि वो बच्ची मोहल्ले में आई थी और इसी बीच उसने एक आइसक्रीम भी खरीदी थी। लेकिन इसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसके कदम कुछ डगमगा रहे थे, जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। अब ये देखते ही केशव तुरंत उस आइसक्रीम स्टिक को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही उसे वो स्टिक मिलती है, वैसे ही वो उसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लैब टेक्नीशियन केशव को कॉल करके बताता है कि सर, उस आइसक्रीम में एक ड्रग मिला हुआ था जिसका नाम है केटामिन। वो बताता है कि अगर कोई इस ड्रग का सेवन करता है तो वो करीब 6 घंटे से लेकर पूरे 2 दिन तक बेहोश रह सकता है। इसका मतलब इसी ड्रग की वजह से उस बच्ची को चक्कर आए होंगे, जिसके बाद उसके बेहोश होते ही उसे किडनैप कर लिया गया होगा। तो ये सुनकर केशव उस इलाके के उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है जो वहाँ पर आइसक्रीम बेचने आया करते थे। अब वो रफीक के साथ उनसे पूछताछ करता है और सभी से कहता है कि यहाँ पर तुम में से कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आइसक्रीम में ड्रग मिलाकर बच्चों को किडनैप कर रहा है। इसलिए वो आदमी जो कोई भी है वो अपने आप सामने आ जाए तो अच्छा होगा, या फिर अगर किसी को किसी दूसरे पर शक हो तो वो मुझे अभी बता सकता है, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने मुंह नहीं खोला तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल सभी पर किया जाएगा। तो ये सुनकर अब सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई अपना जुर्म कबूल नहीं करता। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान केशव अचानक एक आइसक्रीम बेचने वाले को गौर से देखता है, जिसके चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। इसलिए अब उसे उस आदमी पर शक होता है, जिसके बाद केशव उससे सख्ती से पूछताछ करता है। इस तरह अब काफी देर तक माथाफोड़ी करने के बाद आखिरकार वो आदमी टूट जाता है और कहता है कि सर, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया, पर मैंने किसी बच्ची को किडनैप नहीं किया।
केशव कहता है कि फिर बच्ची को किडनैप किसने किया, तुझे जो भी पता है वो सब अभी बता दे। तो अब वो आदमी उसको बताता है कि सर, हर रोज एक अनजान आदमी मेरे पास आता है और वो मुझे कुछ आइसक्रीम और पैसे देकर बच्चों को वो आइसक्रीम खिलाने को कहता है। शुरू में लगा कि वो कोई सोशल वर्कर होगा, पर बाद में मुझे शक हुआ, पर मुझे पैसे मिल रहे थे इसीलिए मैं शांत बना रहा और वही आइसक्रीम बच्चों को खिलाता रहा। इसलिए उसके बाद क्या होता है वो मुझे नहीं पता सर। खैर, अब अगले सीन में हमें वो किडनैपिंग गैंग दिखाई जाती है जिसमें कुल 3 लोग होते हैं और उनमें से एक लड़की भी होती है। हम देखते हैं कि ये लड़की बिस्किट्स पर कुछ स्प्रे करती है और फिर एक अकेली बच्ची को खाने के लिए देती है। इसके बाद जैसे ही वो बच्ची बिस्किट खाती है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। फिर उसके गिरते ही वो तीनों फौरन उस बच्ची को एक प्लास्टिक के कट्टे में डाल लेते हैं और किडनैपिंग को अंजाम दे देते हैं। लेकिन इत्तेफाकन उसी रास्ते से केशव भी गुजर रहा होता है और उनमें से एक आदमी को कूड़ेदान के पास कुछ ढूंढते हुए देख लेता है। अब केशव उस कट्टे पर कुछ खून के निशान देख लेता है, जिस वजह से उसे उस आदमी पर शक होने लगता है। इसलिए वो फौरन उसे बुलाकर पूछता है कि तुम्हारे कट्टे में क्या है और इस पर खून कैसे लगा है। अब वो आदमी कहता है कि पता नहीं साहब, हो सकता है किसी जानवर का लगा हो या फिर खून ना होकर कुछ और हो। पर केशव इसके बावजूद उसे उस कट्टे को खोलकर दिखाने को कहता है। तो ये सुनते ही वो आदमी अपने कट्टे से एक मरा हुआ चूहा निकाल कर दिखाता है और कहता है कि सर, आप सही थे, ये खून ही है लेकिन इस चूहे का। इस तरह वो आदमी बच जाता है और केशव वहाँ से निकल जाता है। अब अगले ही दिन शहर में बच्चों की किडनैपिंग की खबर को लेकर बहुत बड़ा हंगामा होता है और ये बात न्यूज के जरिए अनु को भी पता चल जाती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी बुज्जी को लेकर घबराने लगती है। अब यही बात वो केशव से शेयर करते हुए कहती है कि शहर में किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी बेटी बुज्जी को कुछ हफ्तों के लिए स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो इस बात पर केशव थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर एक पुलिस वाले की बीवी होकर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो आम जनता का आखिर पुलिस पर क्या भरोसा रहेगा। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम बहुत ही जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और पुलिस को खबर मिलती है कि एक जगह पर एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद केशव और उसकी टीम फौरन क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उस बच्ची की शिनाख्त करवाते हैं। लेकिन इतने में केशव उस बच्ची को पहचान लेता है, क्योंकि ये वही बच्ची थी जिसे उसने कुछ दिन पहले बुज्जी को स्कूल ड्रॉप करते वक्त देखा था। अब ये देखकर केशव बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर ऑटोप्सी के बाद उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाता है। फिर वहाँ वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या इस बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। तो डॉक्टर उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस बच्ची के शरीर से इसका दिल गायब है, यानी किसी ने इस बच्ची को दिल निकालने के लिए मारा है। इसलिए हो सकता है कि ये कोई जादू टोने का केस हो। खैर, अब कुछ दिनों बाद किसी खेत में हिना नाम की एक और बच्ची की डेड बॉडी मिलती है और उसका भी यही सेम हाल होता है और उसके शरीर में भी दिल नहीं होता। अब केशव और रफीक वहाँ जाकर लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि कल रात उस जगह पर किसी ने बर्थडे पार्टी की थी, क्योंकि उस जगह पर बर्थडे केक और दूसरी चीजें बिखरी हुई थी। फिर केशव रफीक से कहता है कि तुम जल्दी पता करो कि कल रात यहाँ किसने बर्थडे पार्टी की थी। तो रफीक फौरन उस इलाके के मोबाइल फोन्स की डिटेल्स निकलवाता है जो कल रात उस वक्त उस जगह पर ऑन थे, जिसके बाद आखिर में वो उन लड़कों का पता लगा लेता है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। इसी बीच केशव रफीक से कहता है कि इन दोनों बच्चियों के शरीर से दिल गायब है, इसका मतलब किडनैपर्स बच्चियों को दिल के लिए मार रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि ये कोई जादू टोने का केस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है, इसलिए हमें ये केस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। वो कहता है कि दिल निकालने के बाद 6 घंटों के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है, इसीलिए तुम आसपास के हॉस्पिटल्स में पता करो कि हाल ही में ऐसा कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं। इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि हमें इस केस को किधर ले जाना है। खैर, अब थोड़ी देर बाद वो लड़के पुलिस स्टेशन में आते हैं जिन्होंने कल रात उस जगह पर बर्थडे पार्टी की थी। फिर पूछताछ में वो लोग कहते हैं कि सर, उस डेड बॉडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वहाँ बस अपनी पार्टी कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ कोई बच्ची की लाश है। इसी बीच उनमें से एक लड़का सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े बैनर लगाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसी वीडियो में केशव थोड़ी दूर पर एक स्कूल बस को देखता है जिसका नंबर होता है 0057। इसके बाद केशव तुरंत उस स्कूल में जाता है जहाँ उसकी बेटी बुज्जी पढ़ती है, क्योंकि उसको याद था कि इसी नंबर की बस उसने बुज्जी के स्कूल में भी देखी है। अब उसका शक सही होता है,
क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ सच में 0057 नंबर की एक स्कूल बस खड़ी होती है। अब केशव इसके बाद उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने जाता है जो उस बस को चलाता था, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर केशव को देखता है वैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिर में केशव उसे पकड़ ही लेता है। अब वो ड्राइवर उससे कहता है कि सर मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब केशव उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो ड्राइवर उससे कहता है कि सर मैंने कल उस बच्ची के गले से चेन चुराई थी, जिसे सुनकर केशव शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद ये आदमी चेन वाली बात की वजह से भाग रहा होगा और इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं होगा। पर फिर भी वो वेरीफाई करने के लिए स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि रात भर वो बस स्कूल में ही थी। यानी इसका मतलब असली बस स्कूल में है, जबकि इसी नंबर की वो नकली बस बाहर घूम रही है। वो समझ जाता है कि किडनैपर्स उसी नकली बस से बच्चियों को किडनैप कर रहे हैं और स्कूल बस होने की वजह से कोई उस पर शक नहीं कर रहा। खैर, अब अगले दिन केशव को उसका सीनियर ऑफिसर सुधीर कॉल करता है और गुस्से में उससे कहता है कि केशव इतने बच्चे किडनैप हो चुके हैं, ऊपर से 2 बच्चियों के मर्डर भी हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। तो ये सुनकर केशव उससे थोड़ा और समय मांगता है और जल्दी ही इस केस को सॉल्व करने की बात कहता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किडनैपिंग गैंग लगातार बच्चों को किडनैप कर रही होती है। कभी तो वो खुलेआम बच्चियों को उठा लेते हैं, तो कभी बेहोश करके, तो कभी इंजेक्शन देकर उन्हें वो किडनैप कर लेते हैं। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में केशव को एक कट्टे के अंदर किसी बच्ची का हाथ दिखता है और तभी उसे याद आता है कि उसने इस किडनैपर को पहले भी कहीं देखा है। ये वही है जिसने उसे चूहा दिखाया था। तो अब केशव रफीक को बुलाकर कहता है कि बच्चियों को किडनैप करने में जरूर इसी का हाथ है, इसलिए जल्दी से इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो। और तभी हम देखते हैं कि एक टीनेज लड़की के माता पिता पुलिस स्टेशन में आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारी बेटी को रोज एक आदमी बहुत तंग करता है और आते जाते में छेड़ता है, इसीलिए प्लीज उसे सबक सिखाइए। तो अब केशव इस केस में बिजी होने की वजह से रफीक को उनके साथ भेज देता है, जिसके बाद रफीक उस लड़की के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जहां डेली वो आदमी उसे तंग किया करता था। फिर वहां पहुंचकर वो उससे कहता है कि बेटा तुम वहां पर खड़ी हो जाओ और मैं यहाँ से नजर रखूंगा। इस बीच जब वो आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की के पास आता है और उसे छेड़ने लगता है और तभी उस आदमी को देखकर रफीक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो नोटिस करता है कि ये आदमी तो वही किडनैपर है जिसे केशव ने बताया था। इसलिए अब रफीक फौरन केशव को कॉल करके बताता है कि सर इस लड़की को तंग करने वाला और किडनैपिंग करने वाला एक ही आदमी है। इसी बीच वो किडनैपर समझ जाता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, इसलिए अब वो उस लड़की को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को धमकाने लगता है और देखते ही देखते उस लड़की के गले पर चाकू रखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी सही वक्त पर केशव वहां पर पहुंच जाता है और उस किडनैपर के साथ साथ उसकी गैंग को भी पकड़ लेता है और तभी उन्हें पता चलता है कि इन्होंने बाकी बच्चों को भी एक जगह पर छुपा कर रखा था। इसके बाद पुलिस सारे बच्चों को उनके माता पिता के पास भेज देती है और इसी बीच केशव को पता चलता है कि अगर इसमें एक दिन की भी देरी होती तो ये बच्चे मुंबई शिफ्ट हो चुके होते। अब सारे पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आकर अपने बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक माता पिता को उनकी बेटी नहीं मिलती और ये देखकर केशव उस किडनैपर को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि बता उनकी बेटी कहाँ है, क्या तुमने उसे मार दिया? तो किडनैपर कहता है कि सर मैंने किसी बच्ची को नहीं मारा, हम तो सिर्फ बच्चियों को किडनैप करके मुंबई भेजते हैं, जिसके बाद हमें पैसे मिलते हैं। अब आप ही जरा सोचिए कि अगर मैं उन्हें मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तभी केशव को खबर मिलती है कि एक और बच्ची की डेड बॉडी मिली है और पहले की तरह इस बच्ची के शरीर में भी दिल मौजूद नहीं है। अब सभी को पता चलता है कि ये वही बच्ची थी जिसके माता पिता अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन आए थे। जिसके बाद केशव समझ जाता है कि किडनैपिंग करने वाली गैंग अलग है और बच्चियों को मारने वाली गैंग अलग है। यानी अब तक जो 3 बच्चियां मारी गयी वो किसी दूसरी गैंग का काम है। इसके बाद केशव और रफीक फौरन उस जगह का मुआयना करते हैं जहां ये डेड बॉडी मिली थी और फिर वहां उन्हें एक फुटप्रिंट दिखता है। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर करिश्मा केशव के पास आती है और उससे कहती है कि सर इस बच्ची के शरीर में भी हार्ट नहीं है और किसी ने इसका ऑपरेशन करके हार्ट निकाला है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा ऑपरेशन कोई आम आदमी नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। अब अगले दिन केशव और रफीक एक सर्जिकल दुकान पर पहुंचते हैं और वो वहां पूछताछ शुरू करते हैं कि क्या किसी थर्ड पार्टी ने हाल ही में ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स खरीदे हैं जो डॉक्टर या मेडिकल स्टोर से नहीं है। तो इसके बाद वो दुकान वाली लड़की अपनी दुकान का डेटा चेक करती है और केशव को बताती है कि सर हाल ही में सुधाकर नाम के एक आदमी ने ऑपरेशन इक्विपमेंट्स खरीदे थे। इसके बाद वो लड़की केशव और रफीक
रफीक को उस आदमी का नंबर दे देती है और जब रफीक उस नंबर पर कॉल करता है तो वो नंबर स्विच ऑफ जाता रहता है। इसके बाद केशव फौरन उस नंबर को ट्रैकिंग पर लगा देता है और इंतजार करने लगता है कि कब वो सिम एक्टिवेट होगा। फिर हम देखते हैं कि पूरे 2 दिन बाद वो सिम एक्टिवेट होता है और उस ट्रैकिंग से पता चलता है कि उस सिम को इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि केशव का ससुर राघव ही है। फिर राघव जब उस सिम से सर्जिकल दुकान पर कॉल करता है तो केशव उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। अब यहाँ केशव को पता चलता है कि राघव पहले बच्चियों के ब्लड ग्रुप्स को टेस्ट करता था और फिर जो बच्चियाँ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स की होती थी सिर्फ उन्हीं को वो किडनैप करता था। अब रफीक केशव के पास आता है और उससे कहता है कि सर, क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट मिला था हमने उसकी जांच की है और उससे हमें पता चला है कि वो जूता असल में एक पुलिस वाले का है और उसका साइज 8 नंबर है। फिर केशव उससे कहता है कि फिर ये पता करो कि उस इलाके में पुलिस के जूते कौन पहनता है। तो रफीक उससे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि सर, उस इलाके में सिर्फ आप ही हैं जो ऐसे जूते पहनते हैं। तो ये सुनकर केशव हैरान हो जाता है और फौरन अपने घर जाता है। अब वहाँ वो अपने जूतों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके ससुर राघव ने भी वही जूते पहने थे और उन जूतों पर क्राइम स्पॉट की मिट्टी भी लगी होती है। इसके बाद अगले सीन में राघव को दिखाया जाता है जो कि एक सर्जिकल दुकान पर जाता है और वहाँ से ऑपरेशन का सामान लेता है। इसके बाद वहाँ से वो स्कूल वैन के पास जाता है जहाँ उसने एक बच्ची को छुपाकर रखा था। फिर हम देखते हैं कि राघव उस वैन को लेकर एक बच्ची को किडनैप करने के लिए उसके घर की तरफ जाता है, लेकिन इसी बीच सही वक्त पर केशव वहाँ पर पहुँच जाता है और अब वहाँ पर केशव को देखकर राघव तेजी से भागने लगता है। इसके बाद केशव उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक कार आकर केशव को टक्कर मार देती है और इस हादसे की वजह से केशव घायल होकर बेहोश हो जाता है। फिर आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिसके ठीक अगले सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने केशव को टक्कर मारी थी और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम खायूम है और खायूम खुद एक पुलिस वाला है जो केशव की जगह उस पुलिस स्टेशन में आया है। खैर, अब पुलिस स्टेशन में आकर वो रफीक से उस बच्ची की किडनैपिंग केस की डिटेल्स पूछने लगता है जो हाल ही में गायब हुई थी। फिर हमें पता चलता है कि खायूम ने इस केस की पहले से ही स्टडी करके रखी थी और वो जानता था कि केशव जब से इस इलाके में आया है तभी से बच्चियों के मर्डर शुरू हुए हैं और साथ ही क्राइम सीन पर भी केशव का फुटप्रिंट भी मिला है, जिसकी वजह से खायूम को लगने लगता है कि केशव ही असली किडनैपर और किलर होगा। इसके बाद खायूम केशव के बारे में जानकारी निकालता है तो उसे पता चलता है कि केशव असल में एक अनाथ था, लेकिन अब आगे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खायूम उसी अनाथालय को कॉल करता है जहाँ से उसे केशव के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि असल में बचपन में ही केशव के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो उस अनाथालय में पला बढ़ा। लेकिन केशव कोई आम बच्चों की तरह नहीं था, क्योंकि वो बच्चों के साथ नहीं खेलता था और हमेशा अकेला और चुपचाप रहता था। इसीलिए जब केशव को डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि केशव डिप्रेशन का मरीज है और इसी वजह से वो अकेला रहता है। यही वजह थी कि अनाथालय में उसके साथी उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन फिर एक दिन केशव को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने एक पत्थर उठाया और एक बच्चे के सिर पर बार बार मारकर उसे घायल कर दिया, क्योंकि वो बच्चा उसे रोज पागल कहकर चिढ़ाया करता था। फिर इस घटना के बाद पुलिस ने केशव को अनाथालय से निकालकर एक बाल सुधार गृह में डाल दिया, जिसके बाद वहां से केशव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आखिर में एक पुलिस ऑफिसर बन गया। खैर, अब इतना सब जानने के बाद खायूम और रफीक खम्म जाते हैं, जहां पिछले पुलिस ऑफिसर्स से पूछने पर इन दोनों को पता चलता है कि केशव एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो अच्छे तरीके से किसी भी केस को हैंडल करने की क्षमता रखता था। इसके बाद ये दोनों केशव के पुराने घर के पास जाते हैं और वहाँ इंस्पेक्शन करने लगते हैं। इसी बीच खायूम एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि केशव की फैमिली यहाँ से 6 महीने पहले चली गई थी, पर फिर भी कोई इस घर में रहने क्यों नहीं आया। तो वो ऑफिसर यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट बताता है और उससे कहता है कि सर, असल में इसी घर में केशव की बेटी मारी गई थी, इसीलिए कोई भी तब से यहाँ रहना नहीं चाहता। अब ये सुनकर रफीक हैरान होकर कहता है कि ये क्या कह रहे हो, केशव सर की बेटी तो अभी जिंदा है, मैंने तो उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया था। तो ये सुनकर खायूम कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर किसकी बात पर भरोसा करे। पर तभी वो पुलिस वाला कहता है कि सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहाँ केशव सर की लड़की की मौत हुई थी। तो इस तरह वो लोग उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ बुज्जी का इलाज हुआ था। फिर वहाँ एक स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि सर, असल में केशव की बेटी बुज्जी को एक हार्ट की बीमारी थी
लेकिन सही समय पर ऑपरेशन न होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इसके बाद कायूम उस डॉक्टर से मिलने की कोशिश करता है जिसने बुज्जी का ऑपरेशन किया था, लेकिन तभी वो स्टाफ मेंबर बताता है कि सर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बुज्जी की मौत के 4 दिन बाद ही किसी अनजान आदमी ने उस डॉक्टर को भी मार दिया था। ये सुनकर अब कायूम वापस कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इस केस में क्या हो रहा है। इसलिए अब वो फौरन बुज्जी के स्कूल जाता है जहां उसका दाखिला किया गया था। फिर वहां वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से मिलता है और उनसे पूछता है कि आपके स्कूल में बुज्जी नाम की बच्ची पढ़ती है ना? तो हेड मिस्ट्रेस कहती है कि हाँ, वो हमारी स्टूडेंट है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो कायूम उसे बताता है कि क्या आप उसे एक बार बुला सकती हैं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो इस पर हेडमिस्ट्रेस कहती है कि सर आज तो वो स्कूल ही नहीं आई। लेकिन इसी बीच कायूम को हेडमिस्ट्रेस के चेहरे से कुछ शक होने लगता है, तो वो उससे सख्ती से पूछता है, जिसके बाद हेडमिस्ट्रेस सच बता देती है। अब वो कहती है कि सर असल में वो बच्ची है ही नहीं, तो मैं उसको बुलाऊंगी कैसे? आगे वो बताती है कि सर एक दिन केशव और उसकी बीवी अनु स्कूल आए थे और वो यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उनकी बेटी उनके साथ ही बैठी हो, जबकि मुझे वहाँ पर कोई बच्ची दिखी ही नहीं। वो कहती है कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि केशव अजीब तरह से बर्ताव करने लगा है, इसलिए मैंने भी फिर डरते हुए नाटक कर लिया और कहा कि आपकी बच्ची को एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों हर रोज स्कूल आते थे और ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ रहे हों। और इतना ही नहीं, वो शाम को उसको लेने भी आते थे, जिसे देखकर हमारा पूरा स्टाफ हैरान था कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब कायूम पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने उनकी बेटी को देखा? तो वो कहती है कि नहीं सर, मैंने कभी उनकी बेटी को देखा ही नहीं। फिर हेडमिस्ट्रेस बताती है कि ये बात जानने के लिए मैं सीधे केशव के ससुर राघव के पास गई थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो राघव जी ने मुझे सारी बात बताई। इस तरह हम देखते हैं कि राघव ने उसे बताया कि पहले हम लोग खम्भ में रहते थे और हमारी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन फिर एक दिन बुज्जी खेलते खेलते बेहोश हो गई, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर डॉक्टर रविंद्र ने उसका टेस्ट किया और हमें बताया कि बुज्जी को हार्ट की एक रेयर बीमारी है, जिस वजह से उसको बचाने के लिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। अब केशव उस वक्त काफी घबरा गया था, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ डोनर्स को जानता हूँ, इसीलिए तुम बस सही समय पर पैसे तैयार रखना। फिर इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर रविंद्र ने हमें एक फैमिली से मिलवाया जिसके बच्चे का दिल बुज्जी को मिलने वाला था। राघव बताता है कि हमसे डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को एक रेयर बीमारी है, जिस वजह से इसका बचना अब नामुमकिन है, लेकिन ये अपने बच्चे का दिल बुज्जी को देना चाहते हैं ताकि भले उनका बच्चा ना जी पाए पर उसका दिल किसी दूसरे बच्चे की जान तो बचा पाए। लेकिन इसी बीच केशव ने पैसे तैयार कर लिए थे, क्योंकि डॉक्टर रविंद्र ने उसको पैसे वाली बात शुरू में ही बोल दी थी कि फैमिली पैसा लेती है तभी काम करती है। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र ने बुज्जी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद रविंद्र ने केशव से आकर कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और वो मारी गई। तो ये खबर सुनकर अब हमारी फैमिली टूट गई, क्योंकि हमारी फैमिली की एकमात्र खुशी बुज्जी ही थी। फिर आगे राघव ने हेडमिस्ट्रेस को बताया कि इस हादसे के बाद केशव को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को हर जगह अपनी इमेजिनेशन में देखने लगा और फिर हम भी उसकी खुशी के लिए ये नाटक कर रहे हैं और इसीलिए हमने स्कूल में ऐसा बर्ताव किया। खैर, अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में केशव ठीक हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने ससुर राघव से पूछने ही वाला होता है कि आप छोटी बच्चियों को क्यों किडनैप कर रहे हैं, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर कायूम आ जाता है और चूंकि अब कायूम को केशव पर शक था, इसलिए वो उसे फौरन गिरफ्तार कर लेता है। पर फिर हम देखते हैं कि वो केशव को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता, बल्कि एक खेत में ले जाता है। अब वहाँ ले जाकर वो उसे पूछता है कि इस खेत को देखकर तुम्हें क्या याद आया? तो केशव कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो कायूम कहता है कि कुछ दिनों पहले इस खेत में एक लड़की की लाश मिली थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी, मेरी फूल जैसी बेटी। वो बताता है कि हॉलिडे की वजह से मैंने उसे अपनी बहन के घर भेजा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लाश बनकर मेरे सामने आई, जिसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इसलिए जानबूझकर मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया ताकि मैं तुम्हारी जगह यहाँ आ सकूं। इतना कहकर अब कायूम गुस्से में केशव को पीटने लगता है और उससे पूछने लगता है कि बता, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? तो केशव कहता है कि सर मैंने किसी बच्ची को नहीं मारा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कायूम के सर पर बदले का भूत सवार था, इसलिए वो केशव की एक नहीं सुनता और उस पर वार करता रहता है।
पर फिर खायूम से बचने के लिए केशव वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि खायूम उसकी बात नहीं मानेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राघव अपने चेहरे पर मास्क पहनकर एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लेता है। और यहाँ हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि राघव के साथ उसकी बेटी अनु भी वहाँ पर मौजूद होती है, यानी किडनैपिंग में राघव का साथ उसकी बेटी अनु भी दे रही है। इसके बाद राघव उस बच्ची को अपनी वैन में डालकर ले जाता है, जबकि केशव उस वैन को फॉलो करने लगता है। इसी बीच वो बच्ची खुद को बचाने के लिए वैन की खिड़की से चिल्लाती रहती है और तभी केशव बहुत मुश्किल से उस बच्ची को वैन से खींचकर अपने पास ले लेता है। इसके बाद वो किसी जगह पर रुकता है और अपनी पत्नी अनु को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक बच्ची है जिसे किडनैप किया जा रहा था, लेकिन तुम कहाँ हो? अब अनु उसी वैन में छुपी हुई होती है, जबकि वो केशव से झूठ बोलती है कि वो मंदिर के पास है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम यहीं आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद केशव मंदिर के पास पहुंचता है और वो उस बच्ची को जिसे उसने बचाया था वो अनु को सौंप देता है। इसके बाद वो फिर से उस वैन को फॉलो करने लगता है, जबकि इधर अनु उस बच्ची को पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर केशव किसी तरह से अपने ससुर राघव को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। इसके बाद राघव रोते हुए केशव को सच बताने लगता है और कहता है कि बुज्जी की मौत के कुछ ही दिनों बाद अनु सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके सर पर बहुत जोर की चोट लगी थी। फिर उस चोट की वजह से अनु को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, जिसके बाद वो अपनी बेटी को इमेजिन करने लगी। राघव बताता है कि अनु का डॉक्टर हमें पहले ही बता चुका था कि अगर हमने अनु को ये सच बता दिया कि उसकी बेटी मर चुकी है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हम दोनों ने अनु को जिंदा रखने के लिए ये नाटक शुरू किया कि बुज्जी अभी जिंदा है। राघव आगे बताता है कि अनु सोचने लगी थी कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आए दिन उसे लगता था कि बुज्जी का ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन हार्ट डोनर नहीं मिल रहा। इसके बाद राघव केशव को एक बड़ा ट्विस्ट बताता है और कहता है कि उसी दौरान बुज्जी की मौत के अगले दिन ही हॉस्पिटल का एक दूसरा डॉक्टर हमें बुलाकर कहने लगा कि बुज्जी को हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी और वो पूरी तरह से ठीक थी, जबकि डॉक्टर रविंद्र ने पैसे लेकर तुम्हारी बेटी का हार्ट किसी दूसरे बच्चे में ट्रांसप्लांट कर दिया था। और ये बात जानने के बाद अनु को बहुत गुस्सा आया। फिर वो डॉक्टर रविंद्र के पास गई और उसे पीटने लगी, लेकिन इसी बीच रविंद्र ने अनु को धक्का दे दिया और इस धक्के से अनु सीढ़ियों से गिर गई और उसके सर पर जोर की चोट लगी। और फिर उसके बाद मैंने रविंद्र को सबक सिखाने के लिए उसे जान से मार दिया। वो आगे बताता है कि इसी बीच एक दिन अनु ने खुद को मारने की कोशिश भी की, क्योंकि उसे लगने लगा था कि बुज्जी की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद हम उसका इलाज नहीं करवा रहे, इसलिए मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए छोटी बच्चियों को किडनैप करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी नाम के एक डॉक्टर को धमकाकर उन बच्चियों का ऑपरेशन करवाया। इस तरह एक साइको की तरह बात करते हुए राघव कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए लाशों का ढेर लगा दूंगा, चाहे मुझे कितने ही मर्डर्स क्यों ना करना पड़े। तो ये सच सुनकर केशव के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत रोने लगता है। असल में यहाँ बात ये होती है कि केशव को भी अपनी बेटी बुज्जी दिखती थी। इसका मतलब वो समझ चुका था कि अनु के साथ साथ उसे भी यही बीमारी है, जबकि अगर हम राघव की बात करें तो उसे लग रहा था कि बीमारी अनु को है और केशव सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है ताकि अनु ठीक बनी रहे। खैर, इसी बीच केशव को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस बच्ची को उसने बचाया था उसी बच्ची को उसने अनु के हाथों में दे दिया है, यानी अब उस बच्ची की जान खतरे में है। इसीलिए अब केशव फौरन भागकर अपने घर जाता है और वहाँ वो अनु से कहता है कि हमारी बेटी बुज्जी कब की मर चुकी है और तुम उसके लिए मासूम बच्चियों की जान ले रही हो, इसलिए मुझे बताओ कि अभी मैंने जो बच्ची तुम्हें दी थी वो कहाँ है। तो ये सुनकर अनु को एहसास हो जाता है कि केशव को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब वो साइको की तरह बर्ताव करने लगती है। अगले ही पल वो अपने पति पर हमला कर देती है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद खायूम भी केशव के घर आ जाता है और उससे केशव के बारे में पूछता है। उसे देखकर अब अनु इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहती है कि सर, मेरे पति बेगुनाह हैं, आप बेवजह उनके पीछे पड़े हैं, वो तो कल से घर ही नहीं आए, इसलिए मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तो ये सुनकर खायूम उससे कहता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भाग क्यों रहा है, लेकिन आज भी वो जैसे ही आए तो पुलिस को फोन करना। इस तरह वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में अनु अपनी बेटी बुज्जी से कहती है कि बेटा, अंकल को बाय बोलो। तो ये देखकर खायूम के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि अनु किससे बात कर रही है, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है। इसके बाद खायूम दोबारा चोरी चुपके केशव के घर जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि अनु अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही है, लेकिन वहाँ कोई बच्ची नहीं है। अब खायूम को अनु पर शक होता है
और वो घर की तलाशी लेता है, जिसके बाद उसे एक बक्से में वो बच्ची मिलती है जिसे किडनैप किया गया था। लेकिन इतने में अनु खायूम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसे भी उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ केशव था। पर तभी उस बच्ची को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। फिर अनु उसका पीछा करती है, लेकिन तब तक वो बच्ची अपने घर तक पहुँच जाती है जो कि पास में ही था। लेकिन अनु वहाँ जाकर उल्टा बच्ची के माता पिता पर पेपर स्प्रे करके उसे दोबारा किडनैप कर लेती है। वाह अनु, लगता है इस मूवी में डायरेक्टर ने इसे सारी शक्तियाँ दे दी हैं। खैर, अब दूसरी तरफ खायूम को होश आता है, जिसके बाद वो रफीक को कॉल करके कहता है कि जहाँ कहीं भी केशव की पत्नी नजर आए उसे शूट कर दो। अब रफीक उसी इलाके में होता है और वो अनु को रोकने की कोशिश करते हुए उस पर गन तान देता है, लेकिन ये सुपर गर्ल अनु एक चाकू से उल्टा रफीक का गला काट देती है, जिससे रफीक वहीं पर मर जाता है। उधर खायूम केशव को होश में लाता है, जिसके बाद दोनों उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु एक डॉक्टर मुरली के पास जाती है और कहती है कि सर मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह वो डॉक्टर मुरली को सिटी के बाहर ले जाती है। इसके बाद अनु मुरली को एक जगह पर लाकर उससे कहती है कि ये मेरी बेटी है और आपको इसका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर देखता है कि वहाँ पर कोई बच्ची नहीं होती। अब उसी जगह पर हमें त्रिपाठी नाम का एक डॉक्टर भी दिखता है जो ऑलरेडी मर चुका होता है और हमें पता चलता है कि त्रिपाठी ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, इसीलिए अनु ने उसे मार दिया। इसलिए केशव और खायूम भी अनु के फोन को ट्रैक करके उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद केशव अनु को समझाने लगता है कि हमारी बेटी बुज्जी कब की मर चुकी है, जबकि तुम इतनी सारी छोटी बच्चियों को मार रही हो। ये बहुत बड़ा पाप है। अब यहाँ पर राघव खायूम पर हमला करता है, लेकिन उल्टा खायूम उसको मार देता है। इसके बाद अनु गुस्से में केशव और खायूम से फाइट करने लगती है, जिसके बाद ये केशव महाराज फिर से बेहोश हो जाते हैं। भाई लगता है डायरेक्टर साहब ने पूरी फिल्म में इसे बेहोश होने के ही पैसे दिए हैं। बेटा बस मार खा और बेहोश हो जा। खैर, इतने में डॉक्टर मुरली और वो किडनैप हुई बच्ची एक कंपाउंडर के साथ एक कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन अंतर्यामी अनु उन्हें भी ढूंढ लेती है और दोनों को मारकर उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि केशव को होश आता है और वो इस बार अनु के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे अनु की खोपड़ी खुल जाती है। अब अनु मरते मरते केशव से कहती है कि हमारी बेटी बुज्जी का ख्याल रखना, और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। खैर, इसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि केशव अब भी अपनी पत्नी और बेटी को इमेजिनेशन में देखता है और वो हर रोज उन्हें बाय बोलकर पुलिस स्टेशन जाता है। यानी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि केशव अब भी अपनी बीमारी से बाहर नहीं निकल पाया है, और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।